वाई डू वी पीरियडाइज। 1817 में जेम्स मिल, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो बुक थी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और इसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और इस डिवीजन को वाइडली एक्सेप्ट किया गया। क्वेश्चन ये उठता है कि हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड क्यों करते हैं। हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक समय की विशेषताओं को समझा जा सके, इसके सेंट्रल फीचर्स को समझा जा सके, ताकि हम उस पीरियड के इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसको पकड़ सकें और उन टर्म्स के बेसिस पे उस समय के हिस्ट्री को दूसरे पीरियड से डिमार्केट कर सकें, उस पीरियड की हिस्ट्री को दूसरे पीरियड की हिस्ट्री से अलग कर सकें। और ये जो टर्म है ये पास्ट के बारे में हमारे आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जो एशियन सोसाइटीज हैं ये एक तरह से यहाँ पर सिविलाइजेशन बहुत कम था इन कंपैरिजन टू यूरोप। जेम्स मिल के अकॉर्डिंग यूरोपियन सोसाइटीज ज़्यादा सिविलाइज थी, जबकि एशियन सोसाइटीज बैकवर्ड प्रिमिटिव थी, ये पिछड़ी हुई थी, ये ज़्यादा सिविलाइज नहीं थी। और इन्होंने जो हिस्ट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो इंडिया था यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम डेस्पोट्स रूल करते थे। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम डेस्पोटिक रूलर्स रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, लोग डिफरेंट कास्ट में डिवाइडेड थे, सुपरस्टिशन अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। और इस तरह से उनके अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी बैकवर्ड पिछड़ी हुई थी। जेम्स मिल के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता था और इसके लिए जरूरी था इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए जरूरी था कि इंडिया में यूरोपियन मैनर्स को, यूरोपियन आर्ट, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, वहाँ के जो लॉ है उसको भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। इनफैक्ट जेम्स मिल ने ये सजेस्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें सारी इंडियन टेरिटरीज पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को एनलाइटमेंट मिल सके, यहाँ के लोगों को ज्ञान मिल सके, एजुकेशन मिल सके, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। और उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया था वो बिना ब्रिटिश हेल्प के प्रोग्रेस नहीं कर सकता था। तो ये जो आइडिया है हिस्ट्री का, उस आइडिया के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता था। जेम्स मिल के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया में डार्कनेस थी, यहाँ पर कहीं पर भी ग्रोथ नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। तो क्या हम ये जो कंसेप्शन है इसको आज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है इसके कारण इंडिया में सिविलाइजेशन आया, प्रॉस्पेरिटी आई, पीस स्टैब्लिश हुआ? नहीं, ये इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट आज नहीं कर सकते कि ब्रिटिश पीरियड के पहले जो इंडियन सोसाइटी थी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था। ये उनका जो नोशन है अबाउट इंडिया दैट वाज नॉट करेक्ट एट ऑल। In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? क्या हम किसी भी पीरियड को हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड कह सकते हैं? क्या जो मुस्लिम पीरियड था वहां पर डिफरेंट अदर देन मुस्लिम दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स इंडिया में नहीं रहते थे? या किसी भी पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक को हम सिर्फ उस पीरियड के रूलर के रिलीजन के थ्रू ही डिसाइड कर सकते हैं? तो अगर हम किसी भी पीरियड को लेबल करते हैं
इस बेसिस पे कि उस पीरियड में जो रूलर था उनका रिलीजन क्या था। तो अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो क्या इससे उस पर्टिकुलर पीरियड में जो दूसरे लोग थे उनकी लाइफ, उनके प्रैक्टिस वो वैल्यू नहीं करते। हमको ये ध्यान में रखना होगा कि एंशियंट इंडिया में भी या मिडवल इंडिया में भी जो रूलर्स डिफरेंट पार्ट्स में रूल कर रहे थे, सारे रूलर्स का रिलीजन एक नहीं था। अगर हम मिडवल पीरियड में लेते हैं तो कहीं पर अगर मुस्लिम रूलर्स थे तो कहीं पर हिंदू रूलर्स भी थे, या ऐसे ही एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो कहीं पर अगर हिंदू रूलर्स थे तो दूसरे जगह पर जैन या बौद्ध रिलीजन को फॉलो करने वाले रूलर्स भी इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। तो एक पीरियड को सिर्फ हम एक रिलीजन के नाम पर डेजिग्नेट नहीं कर सकते। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अगर हम हटते हैं तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट पीरियड, मिडवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ये जो डिवीजन है इसके भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो डिवीजन है इसको भी हमने वेस्ट से बोरो किया है, मतलब जिस तरह से वेस्टर्न सोसाइटी या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ के हिस्ट्री को एंशिएंट पीरियड, मिडवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया गया, उसी बेसिस पे इंडियन हिस्ट्री को भी हिस्टोरियंस ने एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया है। और यहाँ पर अगर हम मॉडर्न पीरियड को देखते हैं तो मॉडर्न पीरियड को डिवाइड करने के लिए फोकस किया गया है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो मॉडर्न पीरियड वहां से शुरू होता है, या मॉडर्न पीरियड जो है इसकी बिगनिंग तब होती है जबकि साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजन, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं या डेमोक्रेटिक आइडियल्स के स्प्रेड के साथ मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। और मिडवल पीरियड को यूज किया गया उस सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए जिस सोसाइटी में मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। और वो पीरियड जबकि डार्कनेस था या जब डेवलपमेंट नहीं था, उस पीरियड को मिडवल पीरियड के रूप में बताया गया है। तो ये जो पीरियडाइजेशन है इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि किसी भी पीरियड को हम ये नहीं कह सकते कि ये वो पीरियड था जिस पीरियड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोसाइटी में कोई अच्छी बात नहीं थी। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत तब से होती है जब से इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ या यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का अराइवल हुआ। लेकिन इंडिया में ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश रूल में इंडियंस को कोई भी इक्वालिटी, इक्वल राइट्स नहीं थे, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी उस समय नहीं थे शुरू में, ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस हुई थी। तो इंडिया में अगर हम उस पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहें तो यहाँ पर हमें मॉडर्निटी के कोई भी सिंबल ब्रिटिश पीरियड में दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से वो पीरियड जिसको कि इंडिया में मॉडर्न पीरियड कहा जाता है उसमें मॉडर्निटी के सिंबल नहीं दिखाई पड़ते, और इसीलिए कई हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड के रूप में एड्रेस करना शुरू किया। व्हाट इज कॉलोनियल? इस बुक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए, कैसे उन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया, भारत पे को जीता कैसे, भारत पे उन्होंने अपना रूल कैसे एस्टैब्लिश किया, किस तरह से लोकल नवाब या राजा को हराया, उनको अपने अंडर किया और इंडिया पे अपना रूल एस्टैब्लिश किया। हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया, अपने एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट किया। उन्होंने उन सामानों को जिसकी उन्हें जरूरत थी उसको लो प्राइसेस पे खरीदा, उन क्रॉप्स को यहाँ पर उगाया या उगाने को कहा जिसकी उन्हें यूरोप में अपने खुद की मदर कंट्री में जरूरत थी।
जिसकी उन्हें एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत थी। और हम ये भी जानेंगे कि ये जब सारे चेंजेस यहाँ पर आए तो इसका इंडियन सोसाइटी पर क्या असर हुआ। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के कारण यहाँ के वैल्यूज में, यहाँ के टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस में कौन से चेंजेस आए। तो इस तरह से इंडिया पर ब्रिटिश रूल के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट क्या हुए, इन सब को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड दिस impact of subjugation of one country by another country which leads to political, economic, social and cultural changes, we collectively refer to this process as colonization. तो colonization normally है क्या? Colonization is when a strong country, a developed country controls a weak country. That process is called colonization. इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट था वो सारे क्लासेस पे, सारे ग्रुप्स पे एक जैसा नहीं था। अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स पे ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट भी डिफरेंट था। और इसीलिए इस बुक का नाम भी आवर पास्ट रखा हुआ है। हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? तो जो historians हैं वो last 250 years की history को लिखने के लिए कौन से sources को use करते हैं? एक important source जो है British history को लिखने का है, that is official records of British administration. जो British administration के official records थे वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बिलीव करती थी कि द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, जो भी एग्रीमेंट हुए, इन्वेस्टिगेशन हुए, उन सबको लिखा गया। उन सबको लिखने के बाद प्रॉपरली उसको स्टोर किया गया। तो इस तरह से जो लिखने की हैबिट थी, इसके कारण ब्रिटिश पीरियड में मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स, इन सबको बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी मानती थी कि सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं, इनको केयरफुली प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और इसीलिए उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनसे रिकॉर्ड रूम को अटैच किया, जैसे विलेज तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, जो आपके प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स थे, लॉ कोर्ट, ये जितने भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, इनसे रिकॉर्ड रूम अटैच होता था। और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्काइव्स, म्यूजियम्स, ये भी इस्टेब्लिश किए गए ताकि इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जा सके, इसको संभाल के रखा जा सके। उस पीरियड में लेटर्स और जो मेमोज, गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स थे जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच मूव करते थे, उनको भी आर्काइव्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। और हम अगर ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री को हमें पढ़ना है तो हम इन आर्काइव्स की मदद से इन सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ सकते हैं। अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी में ऐसे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली कॉपी किया जाता था। जो कैलीग्राफिस्ट थे, इनका जो ब्यूटीफुली रिटन कॉपीज प्रोड्यूस करते थे और इनको रिकॉर्ड रूम में प्रिजर्व करके रखा जाता था। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश पीरियड में सर्वे करना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था।
क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका ये मानना था कि किसी भी कंट्री पर इफेक्टिवली रूल करने के लिए उस कंट्री को और वहाँ के लोगों को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है, और इसीलिए 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी से ही कई डिटेल सर्वे किए गए, पूरी कंट्री की प्रॉपर मैपिंग की गई, पूरे देश का नक्शा बनाया गया, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, यहाँ का लैंडस्केप कैसा है, सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, कहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, कौन सी सॉइल किस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए बेटर है। तो जहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, या कहाँ पे कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरी कंट्री का डिटेल सर्वे किया गया, मैप प्रिपेयर किया गया, पॉपुलेशन वगैरह जो है वो भी काउंट किया गया, ताकि यहाँ का सॉइल की क्वालिटी, फ्लोरा, फौना, इन सब को बेहतर समझा जा सके, यहाँ की लोकल हिस्ट्रीज को समझा जा सके, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों को बेहतर समझा जा सके, ताकि हम इस एरिया पर या ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एरिया पे बेटर वे में रूल कर पाएं और यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाएं। एंड ऑफ 19th सेंचुरी से 1871 से यहाँ पे सेंसस ऑपरेशन, पॉपुलेशन की प्रॉपर काउंटिंग हुई, और फिर सेंसस ऑपरेशन दे वर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 years। फिर ये आपका हर 10 साल पे सेंसस ऑपरेशंस होने लगे, ताकि यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में पता चल सके, पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, और इनसे कितना टैक्स लिया जा सकता है। तो ये जो आपका पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू डिटेल इंफॉर्मेशन, किस कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है, किस रिलीजन की कितनी पॉपुलेशन है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन करने वाले लोगों की पॉपुलेशन कैसे है, कितनी है, बॉटनिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, डिटेल में सर्वे किए गए। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो जो लार्ज स्केल पे रिकॉर्ड प्रिपेयर किए गए ब्रिटिश पीरियड में, इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये ऑफिशियल थॉट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थॉट्स, इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके व्यूज़ के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वो क्या प्रिजर्व करना चाहते थे। ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये हमें कॉमन लोगों के बारे में, उनके व्यूज़ के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो अगर हमें इंडियन लोगों के व्यूज़ के बारे में जानना है, तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा दूसरे सोर्सेज को भी देखना होगा, और अगर हम ध्यान देते हैं तो दूसरे सोर्सेज भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे जो कि इंडियन व्यूज़ को बताते हैं। तो इसके लिए डायरीज ऑफ द पीपल, लोगों की डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए, उन्होंने जो अपने अकाउंट्स, उन्होंने जो बुक्स लिखे हैं उससे, ट्रेवलर्स के अकाउंट्स, फिर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज या पॉपुलर बुकलेट्स उस समय जो लोकल बाजार में अवेलेबल थी, उन सब से हमें इंडियंस के व्यूज़ के बारे में पता चलता है। और इसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह पब्लिश होने लगे, तो उससे हमें उन इश्यूज के बारे में पता चलता है जिन इश्यूज के बारे में पब्लिक में डिबेट हुआ करते थे। लीडर्स और रिफॉर्मर्स, इन्होंने भी अपने व्यूज के बारे में लिखा है, इन्होंने खुद के अपने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह पब्लिश करने शुरू किए। इसके अलावा पोएट्स, नॉवलिस्ट, इन लोगों ने भी अपने व्यूज को पोएम्स के थ्रू, नॉवल के थ्रू पॉपुलराइज करने की कोशिश की है, और उन सबको पढ़ के हमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चलता है।